हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट, रिलेशंस एंड फंक्शंस। और रिलेशंस और फंक्शंस में शुरुआत रिलेशन से होती है, और रिलेशन से शुरुआत हो रही है तो ऑफ कोर्स रिलेशन और फंक्शन आपको याद होगा, 11th क्लास में भी आपने पढ़ा था। अब 11th क्लास में जो रिलेशन और फंक्शन आपने पढ़ा था उसके अंदर जो बेसिक चीज आई थी, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आए थे, वो कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। वहां पर आपने रिलेशंस के बारे में जो पढ़ा, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट को और उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कैसे रिलेशंस को सेट बिल्डर से कन्वर्ट किया जाता है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और टाइप्स ऑफ रिलेशन के कुछ टाइप भी आपने वहां पढ़े थे, बट ज़्यादा बेसिक यूज नहीं था। लेकिन अब जो यूज उनका होने वाला, उनका बेसिक यूज अब यहाँ होने वाला है, ठीक है। तो जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ आने वाले हैं वो क्या है। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर आएगा, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट, देन डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, देन टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिलेशन जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्ड पेयर की सबसे पहले बात करते हैं। तो आपको पता है कि ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर में आपने क्या पढ़ा? ऑर्डर्ड पेयर में आपने पढ़ा कि ए बी जो है वो बी ए के इक्वल नहीं होता। ऑर्डर्ड पेयर को आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। छोटी छोटी बातें मैं आपको जल्दी से रिकॉल करा देता हूँ। दूसरा, आपने इसके बारे में ये पढ़ा कि अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हुए, ए बी इक्वल टू सी डी, देन वी नो दैट ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी, ठीक है। ए इक्वल टू सी एंड बी इक्वल टू डी। उसके बाद ये ऑर्डर्ड पेयर के बारे में जानकारी थी। नेक्स्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट। What we have is in the Cartesian product that we have, if A is a non-empty set, for example 2, 3, 4, and B is 4 and 5. Okay, in this what I have done, that is A cross B, that is 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 4, 4, 5. This is your Cartesian product A cross B. उसके बाद जो आता है that is B cross A, B into A, in which we will take the first element of B and the second element of A. 4 2, 4 3, 4 4, 5 2, 5 3, 5 4. मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ. What we observe here that is A cross B is not equal to B cross A. It means Cartesian product is not commutative. Okay, done. अब Cartesian product नॉन कम्यूटेटिव है, ठीक है, अभी बहुत सही बात है। अब इसका कंडीशन क्या है वो आप देखिए आगे। मैं यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट्स को रफ कर रहा हूँ, मैं आपको बताता जाऊंगा। आई थिंक आपने नोट भी कर लिया होगा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस बारे में, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट से हमने ऑब्जर्व किया कि ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट एक चीज और ऑब्जर्व की कि यहाँ पर सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है, बी में 2 एलिमेंट है, ओके। एंड व्हाट वी हैव इन ए क्रॉस बी, in A cross B like elements like ordered pair, okay, elements are in the form of ordered pair. So what we observe, we will discuss about the cardinality of product, this product. What we observe, हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन A that is 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इज B that is 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A cross B that we have 6. So what can I write? I can write here that is n of A cross B is equal to n of A into n of B. That's it. This is a Cartesian product. Okay. Second one, ये आपको पता चल गया कि ये कार्डिनलिटी शो कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं सीधा कार्डिनलिटी के बाद यहाँ पर रिलेशंस के ऊपर। डेफिनेशन क्या है, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन इज डिपेंड ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। यार सीधी सी बात है, रिलेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो रिलेशन बिटवीन 2 नॉन एम्प्टी सेट रहेगा, ठीक है। और सीधी मैं बात करने वाला हूँ, अगर 2 नॉन एम्प्टी सेट के बीच में रिलेशन रहेगा तो व्हाट वी डिफाइन इन रिलेशन, रिलेशन विल बी द रिलेशन, एनी रिलेशन
is a subset of those Cartesian product of those two sets. ओके, यानी कि रिलेशन जिन दो सेट्स के बीच में रहेगा तो रिलेशन क्या होगा, रिलेशन सबसेट होगा उन दोनों नॉन एम्प्टी सेट्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं कि अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, ठीक है, एंड आर बी अ रिलेशन, सिंबल हमने यूज किया, तो व्हाट वी विल सेट दैट आर इज आर बी अ रिलेशन and are be a relation defined, yes, defined from set A to B. Of course, it means that is R will be the subset of A cross B. Okay, तो मैं आपको रिलेशन को एग्जांपल की हेल्प से बताऊंगा कि सर कैसे रिलेशन जो है A क्रॉस B का सबसेट रहेगा। चलो, ये समझ में आ गया कि रिलेशन सबसेट तो होगा A क्रॉस B का। ओके, इन केस अब मैं यहाँ पर कार्डिनलिटी की बात कर लेता हूँ हाथों हाथ, फिर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा। कार्डिनलिटी ऑफ रिलेशन की मैं बात करना चाह रहा हूं, मतलब ये कि हाउ मेनी रिलेशंस पॉसिबल, मतलब हाउ मैनी रिलेशन कैन बी फॉर्म्ड। ओके, हाउ मेनी रिलेशंस कैन बी फॉर्म्ड, तो सीधा सा पॉइंट है। यहां पर आप देख रहे हो, अगर मैं आपको ये कह दूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज क्यू, ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी पी टू क्यू। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सही है। अब क्योंकि बिकॉज आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। ओके, आर क्या है, सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी के अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो सबसेट, इसका मतलब उनमें से एक क्या होगा, रिलेशन के अंदर होगा, यानी कि रिलेशन विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब जितने पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी के बनेंगे वही नंबर ऑफ रिलेशंस आपको देंगे। सो व्हाट वी हैव, ए क्रॉस बी वी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी क्यू। नाउ remember the 11th class topic, what we have, the number of subsets of a given set, non-empty set, ठीक है, which have n elements। तो आपको याद होगा फॉर्मूला बताया था उसका आपने, 2 की पावर n, यानी कि एक सेट के अंदर अगर n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट आपने क्या पढ़े हैं, 2 रेज टू द पावर n पढ़ा है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर एलिमेंट क्या है, p क्यू है, तो इसका मतलब a क्रॉस b के पॉसिबल नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे, 2 रेज टू द पावर p क्यू, n को रिप्लेस कर देंगे p क्यू से। इट मींस व्हाट वी ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी 2 रेज टू द पावर p क्यू। ओके, 2 raised to the power p q, these are the cardinality of the relations। ठीक है, इसके बाद क्या कॉन्सेप्ट आता है, हम जो बात करने जा रहे थे, यस, ये मैंने आपको बता दिया, ऑर्डर पे मैंने आपको बता दिया। ओके, अब चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बच्चे में 11th क्लास से रिकॉल करा रहा था, बट अब यहाँ पर आपको थोड़ी बात समझनी भी पड़ेगी कि रिलेशन आपने देखा कि दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में था, दैट इज ए एंड बी। ओके, और आर डिफाइन भी कर दिया हमने कि आर विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और आपको ये कह दे कि आर जो रिलेशन है, रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ नॉन empty set A, it means क्या, R will be the subset of A cross A, यानी कि आपके पास अगर सिंगल सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि R सबसेट किसका होगा, सिंगल सेट है आपके पास, दो सेट नहीं है, सिंगल सेट है, तो इसका मतलब R will be the subset of A cross A। तो ये आपको समझ में आ गया
यानी कि सेकंड सेट का जो काम करने वाला है वो ए ही काम करने वाला है, ठीक है। सिंगल सेट है भाई, रिलेशन सेट हुआ है, इट मींस ए टू ए। तो व्हाट आई कैन से, R will be the subset of A cross A, and it can be also defined R is such that from A to A, it means this one, R will be the subset of A cross A। ये बार बार आने वाला है, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होने वाला है, सो प्लीज रिमेंबर इट, ओके। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया अभी, रिलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन बता दी, उनकी कार्डिनलिटी बता दी कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं नॉन एम्प्टी सेट्स के बीच में। अब यहाँ भी चलो मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस से ऑफ कोर्स कितने बनेंगे, पी स्क्वायर। सो अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनने वाले हैं इसमें, 2 raised to the power p square, that's it, okay। so this is all about the number of relation on a single set, okay। and this is we have done about the cardinality, Cartesian product and the cardinality, their relation, the cardinality of the relation of a two sets between two sets, and relation R is defined on a single set A, then we can write down R will be the subset of A cross A, okay, A cross A। and number of उनकी cardinality की बात कर रहा हूँ, तो A cross A में एलिमेंट्स कितने वाले हैं, p स्क्वायर है, so what we have the number of relation that is 2 raised to the power p square, okay। so अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट, अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है वो आने वाला है टाइप्स ऑफ रिलेशन। किसके बारे में आने वाला है, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में आने वाला है। सो लेट्स वॉच आउट कि कैसे हमें इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन को समझना है। एक बात तो आप साफ समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट सभी के सभी जो रिलेशन है इसमें, वो सभी रिलेशंस जो डिफाइन होने वाले हैं वो सिंगल सेट पे डिफाइन होने वाले हैं, ठीक है। सो बी केयरफुल। तो मैं यहाँ पर सीधा बोलने वाला हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं, लेट आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन नॉन एम्प्टी सेट ए, ओके, okay, clear, done। so what we have, R is defined on a non-empty set A, clear, it means R will be the subset of A cross A। इस बात को आप बार बार याद रखेंगे। now types of relation में फर्स्ट जो टाइप आपका आने वाला है that is identity relation, ठीक है। What we have done in an identity relation, what it says that again we have set A। मैं इसी सेट की बात कर रहा हूँ, याद रखना, कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी है। तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि एक ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक बता दिया, सेट ए नॉन एम्प्टी है इस केस में, और जहां मुझे डिफाइन करना पड़ेगा वहां मैं डिफाइन कर दूंगा कि एक ऐसा सेट है नॉन एम्प्टी है कि एम्प्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सेट ए है। तो आइडेंटिटी रिलेशन ये कहता है कि इफ एनी एलिमेंट ए इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू दैट सेट ए, इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स ये कि आपने किसी भी सेट का एक एलिमेंट लिया, सेट ए से आपने कोई भी एलिमेंट लिया, उसका रिलेशन उसी के साथ होना चाहिए, तो वो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन इसकी एक खासियत है, मैं इसको शब्दों में बयां करता हूं। उसने बोला कि ईच एलिमेंट of a set is, each element, remember that each element की बात हो रही है, of a set is related to itself only। उसने खासा शब्दों पे जोड़ दिया, उसने बोला कि हर एलिमेंट जो रिलेट करेगा, इसका एक सेट का जो हर एलिमेंट है वो खुद से ही रिलेट करेगा, यानी कि आप उसमें हर एलिमेंट को लेकर चलोगे और वो सिर्फ और सिर्फ खुद से ही रिलेट करेगा, कोई भी उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं आना चाहिए। मींस यहाँ पर आई मीन से नहीं आना चाहिए, मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कोई सेट है 1 2 3, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कह रहा है कि आपको पता है रिलेशन जो सेट होने वाला है वो A to A सेट होने वाला है। आपको ये भी पता है कि R will be the subset of A cross A। छोटी छोटी बातों को मैं बार बार लिख रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में समझाने के लिए।
बेटा एक बार बता देता हूँ बच्चों, एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर लैंग्वेज मैटर करती है। लैंग्वेज आपको अच्छे से आ जाएगी, लिखना आ जाएगा, बॉडी ऑफ द क्वेश्चन, तो सीधी सी बात है रिलेशन फंक्शन में आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। इसलिए मैं छोटी छोटी बातों को बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताना चाहा कि आर ए कोई सेट है आपके पास, ओके, 1 2 3 एलिमेंट है, आर ऑफ कोर्स ए टू ए डिफाइन करना है, इट मींस आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या कहता है, आइडेंटिटी ये कहता है कि भैया रिलेशन आप बना रहे हो, हर एलिमेंट का रिलेशन हर एक के साथ, यानी कि ए के हर एलिमेंट का रिलेशन ए के एलिमेंट का तो होगा ही, लेकिन ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि अगर मैं 1 को ले रहा हूं तो 1 का रिलेशन 1 के साथ ही आना चाहिए, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ आना चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। आप देख रहे हो इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। वो जो बात वहां बोल रहा था ना एक्स्ट्रा एलिमेंट, वो मैं ये कहना चाह रहा था कि 1 का रिलेशन 2 के साथ नहीं है, 1 का 3 के साथ नहीं है। तो रिलेशन के अंदर कितने एलिमेंट्स आए, 3 एलिमेंट्स, मींस 3 ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो दिस इज अबाउट द आइडेंटिटी रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है आइडेंटिटी रिलेशन के बाद, मैं थोड़ा स्पेस बना रहा हूं, ठीक है, फिर बार बार आप करना पड़ेगा। आइडेंटिटी रिलेशन के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन में क्या रहा, यूनिवर्सल रिलेशन सीधा सा मतलब है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल कह रहा है सब कुछ आने दो, सब कुछ आने दो। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट अगर मैं सेट ए से ले रहा हूं, ठीक है, इट इंप्लाइज जो रिलेशन कह रहा है वो किसके इक्वल होगा, ए क्रॉस ए। यानी कि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनका रिलेशन जितना भी ए के साथ बनने वाला है उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आर के इक्वल होगा। दैट इज यूनिवर्सल रिलेशन। सब कुछ ले लिया इसने, आ जाओ भाई, ठीक है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड जो टाइप आपकी आ रही है वो है इनवर्स रिलेशन, ओके। ये सब आपने 11th में पढ़ा था, मुझे रिकॉल कराने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि इसका यूज जो है बहुत कम होने वाला है, आगे जो टाइप्स आने वाले हैं फंक्शंस की उनके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन मुझे तो सीधी सी बात है, बेसिक बताए बिना आगे बढ़ना नहीं है, और आपको भी समझना चाहिए कि आप जब तक बेसिक नहीं समझेंगे आपको आगे का कैसे समझ में आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इनवर्स रिलेशन के बारे में आप देख रहे हो, ठीक है। इनवर्स रिलेशन में क्या आ रहा है वो आप देख लीजिए, क्या है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में फॉर एग्जांपल मैं सीधा कोई रिलेशन बना रहा हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलेशन में ये एलिमेंट है 1 2 2 3 4 5 एंड 6 7, just for example. Inverse is represented by r is to the power -1. This is representation of the inverse relation. And what it says, ये कहता है भैया सीधा एलिमेंट के एलिमेंट्स को अंदर जो एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर उनके एलिमेंट्स को रिवर्स कर दो आप, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिलेशन क्या है, आर इनवर्स। और जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जैसे कि आपने पढ़ा, चलो मैं आपको ये भी याद दिला देता हूँ, ये भी आपको मैं याद दिला देता हूँ। क्या याद दिला देता हूँ कि आपने ये पढ़ा है कि अगर आर सबसेट है ए टू बी, तो आपने ये भी पढ़ा है कि उसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर, रेंज ऑफ आर एंड को डोमेन ऑफ आर। तो सीधी सीधी बात बता देता हूँ, रिलेशन जब ए टू बी के बीच में बनाया जाएगा तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, कंप्लीट सेट ए इज डोमेन ऑफ आर। रेंज ऑफ आर क्या होगी, रेंज ऑफ आर जो भी होगी दैट विल बी द सबसेट ऑफ, दैट विल बी द सबसेट ऑफ बी, ओके, बिकॉज़ रिलेशन ए टू बी डिफाइन हुआ एंड कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू बी। तो आप देख रहे हो ना मैंने कौन सा सिंबल यूज किया रेंज ऑफ आर के लिए, सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ बी, सॉरी, ठीक है। तो मैं सीधी सी बात ये कहना चाह रहा था कि जो इनवर्स रिलेशन में जो डोमेन होता है ना, डोमेन क्या है, डोमेन क्या है आर का, 1 2 4 6, रेंज क्या है 2 3 5 7। तो कोडोमेन तो वो रिलेशन जो मैं सेट आपको दूंगा ना उसके हिसाब से जो सेकंड सेट होगा वो कोडोमेन होगा। मैंने सीधा सा एग्जांपल ले लिया। तो इनवर्स में क्या होगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, जो रेंज होता है वो डोमेन हो जाता है, जो डोमेन है वो रेंज बन जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका इनवर्स रिलेशन के बारे में। इसके बाद
इसके बाद हमारा फोर्थ जो टाइप आ रहा है, फोर्थ टाइप आ रहा है आपका वॉइड रिलेशन और यू कैन से एम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो आप देख लिए बच्चों, यहाँ पर वॉइड रिलेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसका सेकेंड नेम आपको मालूम है, दैट इज एन एम्पटी रिलेशन। ओके, फोर्थ टाइप है वॉइड एंड एम्पटी रिलेशन। ओके, वॉइड और एम्पटी रिलेशन। हाँ जी, वॉइड और एम्पटी रिलेशन ऑफ कोर्स। नाउ दिस इज देयर इज अ टू कंडीशन। मैं आपके सामने, हालांकि सीधी से बताता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेनेशन है। आपको भी पता है कि सर वॉइड रिलेशन जिसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन डिपेंड ऑन द सेट, कि सेट अगर एम्प्टी है तो वो सबसे इजी है कि रिलेशन बनने वाला ही नहीं है, वो तो क्या हुआ, वो तो एम्प्टी हो गया, कुछ भी नहीं आएगा रिलेशन में। लेकिन अगर सेट नॉन एम्प्टी है, दैट डिपेंड ऑन द गिवन कंडीशन ऑन द रिलेशन, कि वो एम्प्टी बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो लेट वी हैव टू प्रूव इट विद द एग्जांपल कि वो एम्प्टी रिलेशन कब बनेगा। ठीक है, तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, वॉइड और एम्प्टी रिलेशन की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास, मैं पहली कंडीशन यूज कर रहा हूं कि अगर लेट ए इज बी अ एम्प्टी सेट, अगर ए एम्प्टी सेट हुआ तो आर ऑफ कोर्स सीधी सी बात है डिफाइन हो रहा है ए टू ए, इट मींस आर विल द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और जब आपके पास ए ही एम्प्टी है तो आर भी क्या होगा, आर विल आल्सो एम्प्टी, तो इट मींस दैट इज एम्प्टी रिलेशन। लेकिन अगर आपके पास ए नॉन एम्प्टी सेट है, ये कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, उस केस में हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए ए कोई सेट मैंने लिया 2 5 3। ओके, अब मैं देखो यहाँ पे बोल रहा था ना पहले कि अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो उस कंडीशन में रिलेशन की कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा रिलेशन बनाएगा। तो मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ, मैं रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ कि बेटा ए बी सच दैट, दो एलिमेंट है, ठीक है, जिसके बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 10 और ए और बी दोनों के दोनों सेट ए से बिलोंग करते हैं। तो आप देख लीजिए ए और बी, आप दो एलिमेंट यहां से उठाओगे, ठीक है, दोनों ए से उठाने, आपको ए प्लस बी चाहिए, तो ऑफ कोर्स आप ए और बी की दोनों की मैक्सिमम वैल्यू यूज कर लो। ए की मैक्सिमम वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू भी मैक्सिमम 5 यूज कर लो, तो 5 प्लस 5 कितना बनाएगा, 10 बनाएगा। लेकिन मैंने कंडीशन क्या दी, इज ग्रेटर देन 10, तो इसका मतलब आर में कुछ भी तो नहीं आया, दिस इज एम्प्टी। ओके, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। मैंने बोला ना, अगर सेट नॉन एम्प्टी है तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है रिलेशन की, कि वो कैसा रिलेशन दे रहा है, कैसी कंडीशन दे रहा है, जिसके हिसाब से एलिमेंट आ रहा है। तो आप देख रहे हो कुछ भी नहीं आ रहा है इसके अंदर, तो दिस इज अ एम्प्टी रिलेशन, दिस इज अ फोर्थ टाइप। ओके, तो बच्चों ये सब आपने पढ़ा जो आपका 11th के कंडीशंस में आ रहा था, 11th क्लास में आपने पढ़ा। यहां जो मैं बात करने जा रहा हूं फिफ्थ टाइप की, दैट इज मेन रिलेशंस, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवंथ, ये तीनों मेन है, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आता है। ओके, इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आता है। तो यहां क्या है, देखिए फिफ्थ टाइप, आपने 11th क्लास में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो पढ़े थे, पर ज्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन ही आपने किए थे उस टाइम। यहां हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, और डिटेल में पढ़ने वाले का यूज आप देखते जाइएगा। तो व्हाट वी हैव राइट नाउ, फिफ्थ नंबर वी हैव रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हमारे पास क्या आ रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या कहता है, अगेन वी हैव लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ओके, तो व्हाट इज रिफ्लेक्सिव सेज, रिफ्लेक्सिव ये कहता है भैया अगर कोई भी एलिमेंट पे नॉन एम्प्टी सेट से लेता हूं तो मेरा उसी के साथ उसी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। दैट इज ए लेट ए बिलोंग्स टू ए एलिमेंट, तो व्हाट वी हैव, दैट इज ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर। आप कहोगे सर ये कंडीशन तो हमने पहले भी कहीं पढ़ी है, बिल्कुल पढ़ी है। किसमें पढ़ी है, आइडेंटिटी रिलेशन में पढ़ा है। लेकिन वहां पर आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में, आइडेंटिटी के बारे में, वो देखिए। यहां पर मैं लैंग्वेज लिखने जा रहा हूं, ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज related to
इटसेल्फ। उस रिलेशन की टाइप में और इस रिलेशन की लैंग्वेज में, यानी कि दोनों की लैंग्वेज में फर्क है, सिर्फ और सिर्फ एक शब्द का फर्क है। वो पता है क्या है? ओनली। आइडेंटिटी ये कह रहा था कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। उसको एक्स्ट्रा से मतलब ही नहीं है। वहां याद करो 1 2 3 लिया था, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, बल्कि 3 एलिमेंट यहाँ है, 3 यहाँ है, तो दोनों के बीच में 9 रिलेशन बन सकते थे। 9 एलिमेंट्स बन सकते थे, 9 रिलेशन। समझ रहे हो ना? नंबर ऑफ रिलेशंस की बात हो रही थी। प्रोडक्ट की बात, 1 1 1 1 के साथ भी 1, 2 के साथ भी 1 3, ऐसे 2 1। एरोडायग्राम बना देता हूँ। एरोडायग्राम देख लो, ये 1 2 3, ये भी 1 2 3, तो ये भी नॉन एम्प्टी सेट है, ये और ये। ठीक है, ओके। रिफ्लेक्सिव ने ये कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसका मतलब 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। ये बात तो आइडेंटिटी ने बोला था, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटी ने जोर दिया था एक शर्त पे कि उसका 1 का 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 2 और 3 3, इससे एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। इट मींस यहां पर इसने ओनली पर जोर नहीं दिया। ये यूं बोला कि भैया मुझे ना मेरे वाले एलिमेंट तो दे दो आप, मतलब मेरे एलिमेंट का मेरे साथ रिलेशन आना चाहिए, एक्स्ट्रा आ जाए मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूं कि इसी सेट के हिसाब से, कि अगर मैं कोई नॉन एम्प्टी सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3, तो मेरा रिफ्लेक्सिव ये कहता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कह रहा है कि भैया आप ना मेरे साथ तो बना लो, 1 1 हो गया, ठीक है, 1 1 2 2, ठीक है, 3 3, आप एक्स्ट्रा भी दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 2 और 3 2। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है, नहीं है तो बना लेंगे, यहाँ रोस्टर फॉर्म में मैं आपको ये रिलेशन देने वाला हूं, ये सेट देने वाला हूं, और आपसे पूछने वाला हूं कि बताओ ये रिलेशन इस सेट के हिसाब से क्या ये रिफ्लेक्सिव है? तो सीधा सा पॉइंट है भाई, आपका दिमाग काम करना चाहिए कि सर सेट पे 1 2 3 एलिमेंट है, और रिफ्लेक्सिव ये कह रहा है कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ओके, तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ मौजूद है, एक्स्ट्रा आ जाए कोई मतलब नहीं। हाँ, अगर मैं एक्स्ट्रा को खत्म भी कर दूं तब भी तो ये रिफ्लेक्सिव रहेगा। सो व्हाट वी ऑब्जर्व, ये रिफ्लेक्सिव के साथ साथ आइडेंटिटी भी तो हो गया, बिल्कुल हो गया। सो व्हाट कैन वी से, हम यहाँ ये कह सकते हैं कि, देख लीजिए, मैं फिर से वापस लिख देता हूँ इस कंडीशन को, हम ये कह सकते हैं कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट वाइस वर्सा, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन में और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट आ सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर बनकर आ सकते हैं, उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। जबकि आइडेंटिटी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि भैया मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरे एलिमेंट्स के साथ रिलेशन दो, मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है। सो दिस इज क्लियर कि यहाँ पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। तो क्वेश्चन कैसे आने वाला है? क्वेश्चन आने वाला है कि भैया ये रिलेशन मैं आपको दे रहा हूँ, चेक करो कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेट आप बोलोगे कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। ओके, और वो पॉइंट नोट कर लिया कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी, बट एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये छोटी छोटी मतलब मोटी बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। ठीक, सो ये आपके बारे में था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। और अब मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूं, मैं नेक्स्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूं, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन में दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए आपको, और आपने वहां पर कितने एलिमेंट लेने हैं नॉन एम्प्टी सेट से? 2 एलिमेंट लेने हैं। सिमेट्रिक क्या कहते हैं कि आप 2 एलिमेंट ले लीजिए, और 2 एलिमेंट we can take that is AB belongs to A. So what it says that AB belongs to A implies that BA belongs, sorry, AB belongs to R implies that BA belongs to R. What it say? It says that this condition should be in relation and this condition is should be relation. अगर ये इस कंडीशन ये रिलेशन में है, तो अगर इसको रिवर्स की कंडीशन भी अगर रिलेशन में आ जाए, मतलब अगर मैं AB को रिवर्स करके BA लिख दूं, तो अगर ये BA भी इस रिलेशन में आ गया, तो मेरा दिया गया रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। बात किसकी कर रहा हूं मैं? AB की।
ए बी शुड बी इन आर, ओके, इन रिलेशन। एंड रिलेशन आपको मिलेगा भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिलेशन आपको दिया जाता है। सेट बिल्डर है, सेट बिल्डर से आपको कैसे चेंज करना है, टेबुलर फॉर्म में। और कई बार तो सेट बिल्डर को डायरेक्ट ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। ये काउंटेबल सेट है, काउंटेबल सेट के हिसाब से रिलेशन सिर्फ आपको पता है काउंटेबल बनेगा। लेकिन जब फैमिलीज की बात आ जाएंगी, नंबर ऑफ फैमिलीज की बात आ जाएगी, जिसमें इंटीजर्स भी होंगे, जिसमें आपके पास नेचुरल नंबर भी होंगे, रियल नंबर भी होंगे, उनके हिसाब से भी रिलेशन डिफाइन किया जाएगा। और उस केस में आपको मैं बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, आप पढ़ेंगे वहां भी कि कैसे वहां हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करेंगे, कैसे हम उसको सिमेट्रिक, और कैसे हम उसको ट्रांजिटिव प्रूफ करने वाले हैं। फिलहाल कंडीशन क्या है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो ए बी रिलेशन में होना चाहिए। चलो मैं इसी एग्जांपल को उठाता हूं, देखो अब ध्यान से। इस एग्जांपल में आप देख रहे हो, ये आपको रिलेशन दिया जा रहा है और आपको पूछा जाएगा कि बेटा चेक करो कि ये क्या सिमेट्रिक है, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो कैसे प्रूफ करोगे, हर ऑर्डर्ड पेयर को चेक करना पड़ेगा आपके लिए। तो यहाँ तो आसान है, यहाँ बिल्कुल आसान, लेकिन जब अनकाउंटेबल आएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं बताऊंगा कि वहां कैसे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 1 है, 1 1 को रिवर्स किया, 1 1 इसी के अंदर है। रिवर्स क्यों कर रहे हो भाई, अरे सिमेट्रिक कह रहे हैं ना। सिमेट्रिक क्या बोल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर implies that बी ए बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स ए बी, आई एम टेकिंग ए बी लाइक 1 1, तो इसका रिवर्स किया 1 1 इज ऑल्सो इन रिलेशन, ओके। You have to check every ordered pair, each and every ordered pair for this symmetric relation. जहां भी एक भी रिलेशन, एक भी ऑर्डर्ड पेयर ने अगर कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, इसका मतलब वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा, ओके, गॉट इट। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, 1 2। नेक्स्ट क्या है, 1 2। 1 2 आप देख रहे हो क्या करना है, 1 2 में क्या करना है, 1 2 में रिवर्स करो इसको, क्या हुआ 2 1 नहीं है भाई, अरे सर मिल गया कि यहाँ पे 1 2 का आपने 2 1 लिया, वो तो है ही नहीं। तो बस फिर एक भी मिल गया ना, वही आपके लिए क्लू बन गया कि हाँ ये सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए तो पूरा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बट मैंने जो एग्जांपल लिया हुआ है ना, उसमें वो सिमेट्रिक बन ही नहीं रहा, दैट्स व्हाई। बट जब देखिए इसकी लैंग्वेज आप देख लीजिए कि 1 2 आपने रिलेशन में लिया और वो ये इंप्लाइज कर रहा है कि 2 1 रिलेशन में है ही नहीं, तो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, ऐसे लिखना है 1 2 belongs to R implies that 2 1 not belongs to R. It means R is not symmetric. So this is an example for this relation. Okay, this is an example for the symmetric relation. और मैंने एग्जाम्पल इस रिलेशन को लिया। अब मैं बात करने जा रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसकी बात करने जा रहा हूं ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, ट्रांजिटिव आपने देखा रिफ्लेक्सिव में एक एलिमेंट की जरूरत थी, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट की जरूरत हुई, 2 की। ट्रांजिटिव को 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, ए बी सी बिलोंग्स टू अ नॉन एम्प्टी सेट। और ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव कहता है भैया 3 एलिमेंट तो ले लिया आपने, मतलब 3 एलिमेंट को कैसे रिलेट करोगे, उसमें बोला ए और बी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है, बी और सी का रिलेशन होना चाहिए। और प्रूफ क्या करना है कि अगर ए और सी का रिलेशन भी आ गया, आई मीन टू से इफ वी हैव ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, these both together implies that AC belongs to R. It means the given relation is transitive relation. Okay, तो इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव हुआ। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि रिलेशन में ए बी और बी सी में बी कॉमन है। इसका मतलब जब आप पहला ऑर्डर्ड पे ए बी लोगे तो उसके अकॉर्डिंग जब बी सी आप उठाओगे तो बी कॉमन एलिमेंट उठाना है, यानी कि ए बी के अकॉर्डिंग बी सी को लेना पड़ेगा जिसमें बी कॉमन होगा। देन वी हैव टू जस्ट टेक आउट, वॉच आउट कि ए और सी क्या रिलेशन में आ रहे हैं। The same thing I'm doing here. I'm just looking this example. Look at this. Okay. एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई तो ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव नहीं होगा। फिलहाल बात हो रही है कि ए बी और बी सी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है, ए बी और बी सी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी को मैंने 1 1 लिया,
1 बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग ए बी में ए 1 हो गया, बी 1 हो गया, तो बी मुझे पता चल गया 1 है। तो जब मैं बीसी लूंगा तो बीसी में मेरा बी 1 होना चाहिए, यानी कि जो मैं सेकंड ऑर्डर पे लेने वाला हूँ इस रिलेशन से, तो उसमें मेरा बी 1 होना चाहिए। तो 1 1 के अलावा बीसी आप सर्च कीजिए, 1 1 में बी 1 है, यहाँ ये रहेगा, ये आ गया भैया, कहाँ पर आ गया, 1 2 मिल गया, 1 2। ओके, 1 2 में आप देख लीजिए भाई क्या हो गया, मैंने बोला ना ए बी और बीसी तो होना ही चाहिए, ठीक है। ए बी में 1 1 1 2 देखिए आप, ए 1 1 ए 1 हो गया, बी 1 हो गया, और यहाँ पर बी 1 हो गया, और सी कितना हो गया 2। अब आप आ जाइए ए बी और बी सी, आपको रिलेशन मिल गया। अब आप ए सी बनाइए, यहां से ए सी आपका क्या बन रहा है, ए 1 सी 2, अरे 1 2 बन रहा है, क्या वो 1 2 है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो हो गया ये ट्रांजिटिव, खुश होने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव हो तो गया, सिर्फ पर्टिकुलर इन दोनों ऑर्डर पेयर के लिए हुआ है, बाकी के लिए भी चेक करना पड़ेगा। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अगर एक ऑर्डर पेयर मिल गया, 2 ऑर्डर पेयर मिल गया, उससे थर्ड कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है, तो इससे आप सेटिस्फाई नहीं मत होना कि भाई हो गया मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है। आपको पहले हर ऑर्डर पेयर चेक करना पड़ेगा कि क्या ऐसी कोई कंडीशन तो नहीं जो इसको फॉल्स कर रही है। ओके, तो जस्ट यू हैव टू वॉच आउट। अगर मैं ए बी को 2 2 लेता हूं तो बी सी मेरे पास 2 2 के अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई है ही नहीं, तो मैं ए बी 2 2 ले ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि बी के लिए 2 और कहीं भी नहीं आ रही। ओके, अगर मैंने ए बी 3 3 लिया, ए बी 3 3, तो जब मैं बी सी सर्च करूंगा तो उसमें बी 3 होना चाहिए, ए बी 3 3। ओके, अनदर एग्जांपल, ए बी 3 3, तो बी सी क्या होगा, बी सी जस्ट थिंक अबाउट इट, ए बी 3 3, तो बी सी भी भैया 3 2 मिल रहा है, देखो देखो यहाँ ये 3 2, ए बी 3 3, बी सी 3 2, तो ए सी क्या हो गया, ए सी अगेन 3 2, अरे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये हर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। रिमेंबर दैट यू हैव टू चूज आउट ए बी एंड बी सी इन विच बी मस्ट बी कॉमन। ऐसा नहीं है किसी को ए बी उठा लिया बी सी तो मिले ना, वो आपका रिलेशन हो गया। तो ए बी एंड बी सी मस्ट बी इन आर, they both together implies that AC should also in R. It implies that कि ये रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव है। कईयों के मन में इस सवाल भी उठ रहे होंगे कि सर आपने ए बी और बी सी में जोड़ दिया कि रिलेशन आर में होना चाहिए, अगर ए बी आर में हुआ और बी सी आर में नहीं हुआ तब क्या करेंगे। एक्चुअली इस पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा 11th क्लास के टॉपिक के साथ, मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में आपने पढ़ा, जिसमें हमने P और Q स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था, P एंड Q के बारे में भी पढ़ा था कि P एंड Q स्टेटमेंट कैसे आप उसमें ट्रुथ टेबल पढ़ते थे। तो आई विल डिस्कस विद यू, ओके, जस्ट हैव अ लुक। तो बच्चों में बात कर रहा था ट्रांजिटिव रिलेशंस के बारे में, जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि ट्रुथ टेबल का भी उसमें यूज़ होगा। उसका यूज़ कैसे होगा अब वो आप देखिए। ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे कि हमने पढ़ा था, ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे मैंने कहा था कि 3 एलिमेंट्स की जरूरत होगी, ए बी सी बिलोंग्स टू ए कौन है, नॉन एम्प्टी सेट। तो जिससे मैंने आपको ये बोला था कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए सी, if AC belongs to R, AB belongs to R and BC belongs to R, implies that AC belongs to R. This is a condition of transitive relation. ठीक है, तो यानी कि AB और BC अगर रिलेशन में हैं, बिलोंग कर रहे हैं, और अगर AC भी रिलेशन में आ जाता है तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन है, अगर नहीं आया तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आपको ये बात कर रहा था कि कुछ बच्चे कह सकते हैं सर कि AB और BC होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर AB है और BC नहीं है ना, ए बी और बी सी नहीं है तो इसका मतलब ए सी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी है दैट इज ट्रू, बी सी नहीं है दैट इज फॉल्स, ए सी भी नहीं होगा दैट इज फॉल्स। हाँ तो ठीक है, तब भी वो रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ये बात किसकी मदद से पता चलेगी, ट्रुथ टेबल की मदद से पता चलेगी, जो कि आपने पढ़ा है। मैं आपको थोड़ा रिकॉल कराता हूँ, यहाँ साइड पे देखिए, पी क्यू, पी एंड क्यू, ये सिंपल था, आपको याद होगा।
पी स्टेटमेंट अगर ट्रू है, क्यू ट्रू है तो पी एंड क्यू ट्रू होगा, पी ट्रू क्यू फॉल्स देन फॉल्स, पी फॉल्स क्यू ट्रू देन फॉल्स, देन पी फॉल्स क्यू फॉल्स देन फॉल्स। अब इसको इस ट्रांजिटिव रिलेशन के साथ कैसे रिलेट करें? भैया आप इसको ना पी स्टेटमेंट ले लो, ठीक है, इसे आप ले लो क्यू स्टेटमेंट। पी स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली कंडीशन को अगर मैं लेता हूँ, पी कंडीशन ट्रू है मतलब ए बी रिलेशन से बिलोंग कर रहे हैं, क्यू स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि पी सी आर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर यानी कि एंड ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट अगर रिलेशन में आ जाए दैट इज ट्रू यानी कि पी ट्रू क्यू ट्रू, तो पी एंड क्यू दोनों ने मिलकर क्या दिया? ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन का मतलब ऐसी कंडीशन दे दिया दैट इज बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये कंडीशन देखिए आप, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी बात पी ट्रू है क्यू फॉल्स है। क्यू फॉल्स का मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं ये कह दूँ कि बीसी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, बीसी आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? ए बी बिलोंग्स टू आर and BC does not belongs to R, definitely it shows that AC does not belongs to R। ऐसा कर दे, अगर ऐसा करता है P true Q false, तो P and Q ने क्या कहा? That is false, तो that is also transitive relation definitely। तो इसमें आप मोस्ट प्रोबेबली आपके पास क्वेश्चन तो यही आएगा कि AB और BC in R implies that AC belongs to R। तो आप समझ गए ना मेरी बात को, तो मैं कैसे इस ट्रांजिटिव रिलेशन को ट्रुथ टेबल के साथ कोरिलेट कर रहा हूँ। तीसरा P false Q true and P is false, अगेन यहाँ पर इसको ले लीजिए कि A B को does not belongs to R बोल लीजिए, इसको belongs to R बोल लीजिए, और इसको क्या लीजिए does not belongs to R। नहीं, अगर नहीं आता है तो डेफिनेटली वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, क्योंकि ट्रांजिटिव इस कंडीशन को, इस ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाई कर रहा है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर दोनों ही बिलोंग ना करें तो थर्ड वन भी बिलोंग नहीं करेगा। अगर ऐसा मिल जाता है this is false, the result is also false, definitely that is a transitive relation। Look at this last statement, false gives us false, definitely इसका मतलब अरे भाई false है, A भी false है क्योंकि वो रिलेशन में नहीं है, BC है वो भी रिलेशन में नहीं है, तो AC भी रिलेशन में नहीं आ रहा है, ओके ठीक है, इसका मतलब तब भी वो रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, सो इस बात को आप ध्यान रखें, समझ में आ गया होगा ऑलमोस्ट सभी। उसके बाद आता है कि मैंने आपको बता दिया कैसे इसको इसे कनेक्ट करना है। ट्रांजिटिव के बाद आता है आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ जी, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या हुआ? जो भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कलेक्टिव, तो उसको क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे, बोला जाएगा। तो इसके अंदर मैं आपको सीधा सा कहीं भी आपसे कोई पूछ ले ऐसा इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, बेटा एक तो क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको मैं आर रिलेशन दे रहा हूँ और कहेगा कि चेक करो कि इट इज इक्विवेलेंस और नॉट, तो सीधी सी बात है आप क्या बोलोगे कि इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ? चेक करना है कि है कि नहीं है। इसका मतलब कैसे चेक करेंगे? उसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे। मान लीजिए तीनों के तीनों ट्रू आ गए, इसका मतलब वो इक्विवेलेंस है। अब मान लीजिए रिफ्लेक्सिव ट्रू नहीं आया, स्टार्टिंग वाले ट्रू नहीं आया, तो देयर इज नो नीड टू चेक आउट कि वो सिमेट्रिक है कि वो ट्रांजिटिव है, भूल जाइए आप। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं आया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा ना हो इससे मतलब नहीं है कि पूरा रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव आ गया, सिमेट्रिक नहीं आया, ट्रांजिटिव, तो सब ट्रांजिटिव को चेक करने की जरूरत नहीं है, तभी वो रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इस तरीके से आप उसको चेक कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इंडिविजुअल बोल दें भैया रिफ्लेक्सिव चेक करो, सिमेट्रिक चेक करो, ट्रांजिटिव चेक करो, एंड देन टेल अबाउट द लास्ट वन की इक्विवेलेंस है कि नहीं है, तो भैया वो भी सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ऐसे पता चलेगा। चेक तो क्या करना है आपको? रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है और ट्रांजिटिव चेक करना है। उसके बाद आता है आपके पास, मैं आपको यहाँ डायरेक्ट बताने वाला हूँ कि आपसे कोई पूछ ले एक नंबर में कि बताइए इक्विवेलेंस रिलेशन कौन से होते हैं। जो रिलेशन की टाइप अभी हमने पढ़ा उन्हीं में इक्विवेलेंस रिलेशन छिपा हुआ है। तो देख लीजिए आप नोट कर लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। क्या नोट कर लीजिए? पहला पॉइंट कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन जो है ना, ठीक है, वो
सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। और सेकंड वन आपके पास आता है यूनिवर्सल जो रिलेशन है वो लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है, ओके। आइडेंटिटी क्या हुआ स्मॉलेस्ट, यूनिवर्सल क्या हुआ लार्जेस्ट। मैं आपको प्रूफ करके दिखा सकता हूँ कि आइडेंटिटी कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ, ठीक है। जल्दी से देखिए फटाफट से, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी से एग्जांपल देखते हैं। लेट ए एग्जांपल है, टाइम नहीं है हमारे पास, मतलब ये नहीं भागना नहीं है कहीं पे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जानना कैसे हो जाएगा। रिलेशन का टॉपिक खत्म होने वाला है। एक कोई रिलेशन है, मैंने आइडेंटिटी रिलेशन बनाया 1 1 2 2 और 3 3, ठीक है। तो अब देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव तो हो ही गया। चलो सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक के लिए मैंने आपको बताया कि रिलेशन से आपको ऑर्डर करके उठाना पड़ता है। बट इज अगर कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक सेज ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी तो है ही, ए बी ए होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका ए बी 1 1 हो गया, उसका रिवर्स कीजिए 1 1 है, ओके है। ऐसे 2 2 भी है, ऐसे 3 3 भी है, हो गया सिमेट्रिक भी हो गया। बात आती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव क्या कहता है, मैं आपको यहाँ ट्रांजिटिव चेक करके दिखाता हूँ इसका रिलेशन। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए अब ये ट्रूथ टेबल काम आने वाली है। मैंने कहा कि 1 1 बिलोंग कर रहा है आर से। ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि यार ए बी है आपका, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर। तो हमारे पास कंडीशन क्या है, ए बी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, बी सी बिलोंग कर रहा है और ए सी करना चाहिए। अब मेरे पास ए बी 1 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास बी सी में बी 1 होना चाहिए। अब आप रिलेशन में आइए, अगर आपने ए बी को 1 1 लिया तो बी सी इसके अकॉर्डिंग आपको कहीं नहीं मिल रहा, यानी कि बट होना चाहिए। एंड बी अगर आपका 1 है तो सी क्या होना चाहिए, सी आपका 1 1 तो है, ठीक है 1 1 है आपके, ओके। फिर से 1 1 ले लूँगा तो उसमें क्या है, मुझे तो और कुछ नहीं मिला, मेरे वाले 2 है, 2 नहीं है, नहीं है, फॉल्स हो गया। तो डेफिनेटली मेरा जो ए सी बनेगा 1 और 2 वो भी तो नहीं होगा ना। तो देख लो यार, ये ट्रू ये फॉल्स, रिजल्ट भी फॉल्स आ रहा है, तो भी ये ट्रांजिटिव हो तो गया। ये ट्रू ये फॉल्स, हमें फॉल्स ही तो दे रहा है, फॉल्स ही तो दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज दैट आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। डेफिनेटली आइडेंटिटी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन। और यूनिवर्सल में तो आपको पता है यार, सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, तो उसको तो दिक्कत आने वाली नहीं है, उसमें आप इजीली आप चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये था किसके बारे में, ये था आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, ठीक है। इसके साथ साथ हम पढ़ने वाले हैं इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशंस में ही आता है इक्विवेलेंस क्लास। उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लगा लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से, ठीक है। ये इक्विवेलेंस क्लास होती है। कोई भी नंबर है ए, ठीक है, उसकी इक्विवेलेंस क्लास ए कोई नंबर है, ठीक है, जिसको बी से रिलेट किया जाएगा, उस रिलेशन से उठाया जाएगा, वहाँ पर इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। आपको जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि इक्विवेलेंस क्लास कैसे किसकी बात में करना, ठीक है। अब उसके बारे में बात करते हैं, देखिए इक्विवेलेंस क्लास के बाद हम बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास के बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट इसका आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद मैं आपसे एक प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूँ, फटाफट जल्दी से देखिए। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं, आपके पास दो एलिमेंट हैं उस नॉन एम्प्टी सेट से बिलोंग कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, देन ए शुड बी बिलोंग्स टू आर। देखा जाए इनडायरेक्टली तो ये ट्रांजिटिव की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है कि ए बी हो गया, बी सी यहाँ पर ए हो गया, तो ए सी क्या हो गया, ए सी ए हो गया, ठीक है। तो ए बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो ये जो आपको रिलेशन दिया जाएगा ना, उसमें आपको चेक करना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है या नहीं। बहुत कम यूज़ होता है हालांकि इसका, इसलिए आपको फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन की कंडीशन है। हाँ, मैं इसका एग्जांपल बता सकता हूँ। लाइव एग्जांपल क्या है इसका? लाइव एग्जांपल है आपके पास, अगेन आप नोट कर लीजिए कि आइडेंटिटी रिलेशन जो होता है ना, आइडेंटिटी रिलेशन वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ही होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, जस्ट थिंक अबाउट इट। तो ये था रिलेशंस के बारे में, उनके बारे में पूरा डिटेल। ठीक है, कुछ भी रह गया होगा तो मैं आप बीच में डिस्कस करूंगा, लेकिन ऑलमोस्ट फ्रॉम माय साइड इट इज़ कंप्लीटेड कि रिलेशंस के टाइप्स, क्या रिलेशन क्या होता है, रिलेशन की टाइप्स क्या हैं, वो सब आपने पढ़ लिए। अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ फटाफट से डिस्कस करता हूँ आपके साथ, जल्दी से डिस्कस करते हैं कि अगर आपको रिलेशन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिलेशन आपको काउंटेबल सेट और अनकाउंटेबल सेट्स दोनों के लिए मिलेगा। यानी कि आपको एक लिमिटेड काउंटेबल सेट दिया जाएगा और उसमें से रिलेशन सेट करके दिया जाएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्री और ट्रांजिटिव चेक करो। एक होता है कि आपको रिलेशन दिया जा रहा है इसमें फैमिली ऑफ नंबर्स है, यानी कि आपको अनकाउंटेबल सेट दिया जा रहा है। अनकाउंटेबल में कौन आएगा? नेचुरल नंबर की फैमिली है, इंटीजर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, वो सब आएंगे। उनसे आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव कैसे चेक करना है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जस्ट फोकस ऑन द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। ओके, कैसे आपको इस क्वेश्चन को डिफाइन करना है। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट। यहाँ पर ये हमने एंटी सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ लिया। अब मैं जल्दी से आपको क्वेश्चन कराता हूँ, इसको आपको देखिए क्या है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि आपके पास कोई सेट है ए, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 से लेकर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, 14 एलिमेंट है। रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स एंड वाई सच दैट y इज इक्वल टू 3x, या ऐसे बोल रखा है कि y माइनस 3x इक्वल टू 0 एंड xy बिलोंग्स टू a। इस रिलेशन के बारे में चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रिलेशन किस फॉर्म में होना चाहिए? रोस्टर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में, क्योंकि काउंटेबल सेट है, सेट ए, यानी कि जो रिलेशन सेट किया गया है वो ए से रिलेट किया गया है जो कि काउंटेबल है, तो इसलिए इसको जल्दी से हम टेबुलर फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ पर आपके पास आर जो है वो सबसेट होने वाला है एक रो से का, डेफिनेटली आर इज डिफाइंड ऑन अ सिंगल सेट है, तो दैट इज अ सबसेट ऑफ एक रो से। तो सबसे पहले हम उसको उठाते हैं y इक्वल टू 3x, और आपको पता है y इक्वल टू 3x है, तो x और y दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? वी हैव y इक्वल टू 3x। ओके, सो अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन विल बी, x की वैल्यू यहाँ से लेना है तो y इतना आ जाएगा, x की वैल्यू को 1 लिया, 1 लेते y 3 आ रहा है, ओके रिलेशन में है। 2 लिया 6 आ रहा है, 3 पे 9 आ रहा है, 4 पे 12 आ रहा है। बस यहीं पे स्टॉप हो गया। मुझे मालूम है, आप शायद आपको भी पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ स्टॉप क्यों किया, क्योंकि भैया 4 के बाद 12 पुट आ रहा है, 12 y से बिलोंग कर रहा है, y इसमें है। ओके, जैसे ही मैं x की वैल्यू 5 लेता हूँ, 5 लेते ही y की वैल्यू कितना आता है? 15 आता है, और 15 उस सेट में नहीं है। इसका मतलब x की वैल्यू 4 तक ही रहेगी, 4 तक ही यूज़ होने वाली है। इसका मतलब हमारे पास r कितना आ गया? r आपके पास आ गया 1 3 2 6 3 9 और 4 12। अब आप इसको चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए क्या ये सिमेट्रिक है और क्या ये ट्रांजिटिव है। ओके, तो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। रिफ्लेक्सिव, मैं आपको बेसिकली स्टार्टिंग में हर एक रिलेशंस के आपको समझाने के लिए रिलेशन की डेफिनेशन जरूर लिखूंगा। ठीक है, इसलिए इसमें कंफ्यूज मत होना। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या कहती है? वो ये कहती है कि यार ए बिलोंग्स टू कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो ए शुड बी बिलोंग्स टू आर, तो ये रिफ्लेक्सिव है। चलो, अब हमारा ए यहाँ पर 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए है, तो हमारे पास 1 1, क्या वो आर में आ रहा है? हमारा ओरिजिनल रिलेशन आर, फोकस इस पर कीजिएगा, ये रिलेशन है हमारा आर। ठीक है, इस पर फोकस कीजिएगा। बताइए 1 1 आ रहा है इसमें? नहीं आ रहा है भाई, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब एक भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो इसका मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो इट इम्प्लाइज आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो अब हम आते हैं सिमेट्रिक के ऊपर। सिमेट्रिक ने क्या बोला था? सिमेट्रिक ने क्या बोला था? सिमेट्रिक ने बोला था कि ए बी बिलोंग्स टू आर
ओके, सिमेट्री के लिए कितने एलिमेंट की जरूरत पड़ती है? 2 एलिमेंट्स की। और वो क्या कहता है, ए बी 2 एलिमेंट आपने ले लिए, और वो क्या डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन ये कहती है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, उसका रिवर्स भी अगर रिलेशन में आ जाए तो वो सिमेट्रिक है, मतलब ए बी आर में होना चाहिए। सो व्हाट वी हैव, लुक एट दिस, लुक एट द रिलेशन। अगर मैंने ए बी को 1 3 लिया क्योंकि ए बी आर में होना चाहिए, ओके, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले 1 3 को ही ले लिया। 1 3 मेरे पास आर में है, ठीक है। जैसे ही मैं उसका रिवर्स करता हूँ, दैट इज 3 1, दैट वी गेट, वो आर में नहीं है, आगे फर्स्ट कंडीशन ही आ गई। इसका मतलब यहाँ पर आर क्या है? आर इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसा मत सोचना कि सर ने एग्जाम्पल ही वो उठा लिया जिसमें सिमेट्रिक ही नहीं आ रहा। ऐसे भी आपको ऑर्डर पे मिलेंगे जहाँ पर सिमेट्रिक आएगा, रिफ्लेक्सिव आ सकता है, ट्रांजिटिव आ सकता है। तो मैंने आपको ये लैंग्वेज बताया कैसे। मान लीजिए अगर 1 3 या 3 1 होता तो मैं नेक्स्ट कंडीशन उठाता। ये हर एक के लिए काउंटेबल में पॉसिबल है, अनकाउंटेबल में तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो इसमें आप काउंटर एग्जांपल उठाएंगे कि कहीं वो कंडीशन फॉल्स तो नहीं हो रही, वो कंडीशन हम उठाएंगे, वो प्रैक्टिस से आपको आ जाएगी। सो डोंट पैनिक अबाउट इट, ओके। लास्ट में चेक कर रहा हूँ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट चाहिए? 3 एलिमेंट चाहिए। ए बी सी बिलोंग्स टू ए। तो ट्रांजिटिव क्या कहते हैं? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, implies that ए सी बिलोंग्स टू आर। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए ए बी और बी सी आर में होना चाहिए। ऐसा एग्जांपल उठाओ यहाँ पर, देखो ए बी आपका 1 3 अगर आपने ले लिया तो उसके अकॉर्डिंग बी सी क्या होगा? 3 9। देख लीजिए 3 कॉमन है, बी बी ए बी बी सी कॉमन है, तो यहाँ पर क्या लिया? 1 3 बिलोंग्स टू आर and 3 9 belongs to R. What should be AC? 1 9, क्या वो है? नहीं है भाई। 1 9 not belongs to R. It means R is not transitive. तो क्लियर हुआ बच्चों कि ये क्या है? ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव आ गया, ओके, इट्स नॉट ट्रांजिटिव। डन है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे कि कैसे हमें, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल हम इस रिलेशन के टॉपिक को विद द डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल्स के साथ ख़त्म करेंगे। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसको देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम। थैंक यू।